Hello everyone, I welcome you all on your own platform Dream Campus. My name is Vaishnavi, I'm your science mentor. बायोलॉजी सेक्शन इस वीडियो में ये लास्ट वीडियो होगी बायोलॉजी के लिए. उसके बाद हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और नेक्स्ट वी जस्ट प्रोसीड ऑन द GS3. ठीक है. और किसी को कोई भी दिक्कत है आप लोग बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते. दैट इज अ वेरी बैड थिंग फॉर मी कि मैं या तो अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ या आपको समझ ही नहीं आ रहा. बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड कर दिया करो, थोड़ा मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि कहाँ दिक्कत है, किस टॉपिक को और अच्छे से कराना चाहिए, है ना. सो काइंडली रिस्पॉन्ड, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट. आज की वीडियो हमने यहाँ पे खत्म कर दिया था. यहाँ से शुरू करते हैं कि सम कॉमनली यूज जूलॉजिकल नेम्स है, जिसके अंदर पहला दे रखा है ब्लू वेल, जिसको हम बेलेनोप्टेरा मस्कुलस बोलते हैं. माउस को म्यूज मस्कुलस बोलते हैं. मोनार्क बटरफ्लाई का नेम है डेनियस फ्लेक्सिपस. लायन का है पैंथेरा लियो. साइंटिफिक नेम ऑफ टोमेटो इट इज लाइकोपर्जियन एस्कुलेंटम. देखो साइंटिफिक नेम हम रखते क्यों हैं, क्योंकि अगर हम डॉग को बोल लें तो हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमारे लिए वो कुत्ता है ना. लेकिन अगर यही वर्ड आप एक यूरोप जैसी कंट्री में जाके बोलोगे, क्या वो समझ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे. इसीलिए एक हम साइंटिफिक नेम रखते हैं कि अगर मैं पैंथेरा लियो बोल रही हूँ यहाँ पे, तो हम इजी समझ पाए कि हम लायन के बारे में बात कर रहे हैं. यही वर्ड मैं अगर यूरोप या फिर अदर कंट्रीज में बोलती हूँ तो वो भी समझ पाए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लायन सिंपली. इसलिए जूलॉजिकल नेम्स इंपॉर्टेंट होते हैं. और एक नाम आप बताओगे कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करा था पी प्लांट के ऊपर. पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? दैट इज वेरी कॉमन क्वेश्चन. प्लीज रिस्पॉन्ड कर देना. इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट. ओके. इन एरोबिक कंडीशंस के अंदर ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर. देखो इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो ये आता है कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर एटीपी के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 नेट मॉलिक्यूल बनते हैं. एरोबिक कंडीशंस वो होती हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है. सो ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, और जनरेट करेगा कितने फॉर्म? एनर्जी जनरेट करेगा विच इज in the form of 2 net ATP which is adenosine triphosphate. ठीक है. इसके कितने मॉलिक्यूल जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल जाएंगे. देखो कैसे होता है. हमने सेल पढ़ा था, ठीक है. नहीं देखा है लेक्चर तो जाके देखो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें जो लिक्विड प्रेजेंट होता है इसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. ठीक है. क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. अब अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, उसके अंदर भी लिक्विड प्रेजेंट है, उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर हम एक वर्ड बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म. ये समझ आया? कुछ रिएक्शंस हो रही होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, कुछ न्यूक्लियस के अंदर हो रही हैं सिंपली. अब यहाँ पे ऑर्गेनेली प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल. मतलब ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा. तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वर्क कर रही है. जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार से फंक्शनिंग होती है, ग्लाइकोलिसिस कैसे एक एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देता है. और दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल ऑफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? दैट इज कार्ल. और टेक्सोनॉमी क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग एंड नेमिंग ऑर्गेनिज्म. देखो इसको सिंपल समझते हैं कि होता कैसे है. मान लो मैंने एक ऑर्गेनिज्म की आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पता है, आप एक आर्कियोलॉजिस्ट हो, है ना, या फिर एक मरीन बायोलॉजिस्ट हो, आपको कुछ ऐसी चीज मिली है जो आज तक किसी को नहीं मिली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टर्म्स में. अब उसके जो मतलब वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिलेट करती है कैसे कि ये नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, जब हम इसे बहुत ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो हमें नजर आ रही है. और इसके पास एक फ्लैजिला है ना. और क्या हो सकता है इसके पास कि ये ऐसी कंडीशन में सरवाइव कर जाता है, मॉइस्ट कंडीशन चाहिए होती है इसको, और बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है. सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी किंगडम से रिलेट कर रही है? मोनेरा से कर रही है ना,
या प्लांट किंगडम से कर रही है, एनिमल किंगडम से कर रही है, या फंजाई वाले किंगडम से रिलेट कर रही है। सो इसीलिए हमने किंगडम को क्लासीफाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बीइंग को देखें तो हमें पता है कि हमारी 2 आंख होंगी, 2 कान होंगे, एक मुंह होगा, तो हम सिंपल समझ जाएंगे अरे ये तो ह्यूमन बीइंग है, इसको तो हम एनिमल किंगडम के अंदर डाल सकते हैं। इसीलिए हमने हमारे लिए टेक्सोनोमी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें हम हायरार्की वाइज एक ऑर्गेनिज्म को उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे किंगडम के अंदर डिवीजन करके डाल सकते हैं, फिर वो फर्दर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज, जीनस के अंदर उसको रखा जाता है। इसीलिए टेक्सोनोमी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट थिंग इज what is controlled by the statin medicine. It is used to reduce high risk of cardiovascular or heart diseases. Siderosis जो है which is caused by the deposition of iron in the body tissues. It is also known as pulmonary siderosis. मैंने आपको एक वीडियो में बताया कि हम ब्रीदिंग को जो है सिंपल सांस लेने को बायोलॉजी के अंदर पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। इट मीन्स पल्मोनरी जो है वो हमारे कहीं ना कहीं लंग से रिलेट कर रहा है। आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा करो कनेक्ट करके, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ pneumoconiosis or its symptom appears in long time range. No cure for the pulmonary siderosis. There is no cure. अभी तक कोई इसकी क्योर नहीं है साइड्रोसिस की। नेक्स्ट थिंग, व्हाइट लंग डिजीज जो है वो किस वजह से हो जाती है? इनहेलेशन हो जाता है एस्बेस्टोसिस फाइबर का। एस्बेस्टोसिस जो है ये व्हाइट लंग डिजीज बोलते हैं इसको। ये जो है कैसे होती है? माइनिंग जो लोग करते हैं, जहाँ पे माइनिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, वहां पे एयर जो है वो बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड हो जाती है। इस वजह से जब वो लोग इनहेल करते हैं डायरेक्टली उस एयर को, तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे जाते हैं जो आपकी बॉडी को सीधा सीधा डायरेक्टली आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। पर्सन्स विद एडवांस केसेस ऑफ डिजीज हैव अ ड्राई कफ हो जाती है इसके अंदर। नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द एस्बेस्टोसिस। इसीलिए देखो ज्यादातर जो लोग होते हैं वहां पे काम कर रहे होते हैं, उनका डेटा भी जल्दी से प्रोवाइड नहीं होता कि भाई कोई कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से इतने लोग मर जाते हैं माइनिंग में काम करते हुए। इसीलिए जब ये चीज न्यूज में नहीं आती है, जैसे आप एग्जांपल लेके चलो कोरोना जब हुआ तो इतनी ज्यादा न्यूज में थे कि सारे के सारे लैब जो थे इस पे काम करना शुरू कर दिया कि हम पहली लैब बनेंगे जिन्होंने इसकी क्योर ढूंढी है ना। लेकिन ये चीज तो न्यूज में रहती नहीं है। जो चीज न्यूज में नहीं रहती उस पर कोई रिसर्च करना पसंद नहीं करता जल्दी से। इसीलिए देयर इज अ नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द एस्बेस्टोसिस। काम चल रहा होता है लेकिन इतने लार्ज लेवल पे नहीं चलता है ना। देयर इज अगर लैब गिनवाने लगे तो इतनी नहीं है। ये तो नहीं है कि जैसे सब उस टाइम पे क्या हुआ था पेंडेमिक के टाइम पे सबके सब सारी की सारी लैब जो है वो कोरोना पे वर्क करने लग गए थे, इसीलिए हमें एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट जल्दी से मिल गया था। लेकिन कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनको ना तो मीडिया डिस्कस करती है ना ही लोगों को पता होता है, लेकिन वो फिर भी लोग उससे सफर कर रहे होते हैं। तो देयर इज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द एस्बेस्टोसिस। नेक्स्ट है, इन विच कलर ऑफ लाइट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा रहता है? दैट इज कॉल्ड द रेड लाइट। रेड लाइट ऐसी है जहां पे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रहेगा। Rate of photosynthesis is higher in the red light while the rate of absorption is highest in the blue light. Rate of absorption जो है वो highest कहाँ रहेगा? Blue light की presence में। What is the study of fermentation called? Fermentation की study को हम क्या बोलते हैं? Zymology. Zymology. यहाँ पे कुछ terms दे रखे हैं। Ontology क्या है? It is a branch of metaphysics dealing with the nature of being. Mycology, study of fungus. Apiology, that is called the study of bees. Next है Mad Hatter's disease is caused by the poisoning of mercury. Poisoning होती है उसे हम बोलते हैं कौन सा डिजीज? Mad Hatter's disease. और Mad Hitler's disease is a neurological disorder है which affects the whole central nervous system. जो CNS है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको अफेक्ट करती है। मर्करी एक्सपोजर एट हाई लेवल्स कैन हार्म ब्रेन को हार्म करेगा, किडनी को, हार्ट को, लंग्स को, इम्यून सिस्टम ऑफ पीपल ऑफ ऑल एजेस, इसके अंदर सब आते हैं।
हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया इस पे, एडवर्ड जेनर है। और किस ईयर में करी थी, दैट इज इन द ईयर 1796 में। इट इज द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन टू बी डेवलप्ड फॉर द स्मॉल पॉक्स। नाम याद रखना साइंटिस्ट का, किस ईयर में करी गई थी और कौन सी डिजीज थी, ठीक है। हु इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन, ओरल करी थी अल्बर्ट सेबिन ने। तो फर्स्ट पोलियो वैक्सीन वाज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। देखो जब हम किसी को क्या करते हैं, इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वैक्सीन दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल कोरोना की वैक्सीन ले लेते हैं हम, तो इसके अंदर कोई भी वैक्सीन जो बच्चे को छोटे हुए भी दी जाती है ना, एक वैक्सीनेशन चार्ट मिलता है, तो उसके अंदर थोड़ा कम अमाउंट में हम वही वायरस या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका बहुत स्मॉल अमाउंट इनएक्टिव फॉर्म में डाल देते हैं, ताकि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एक एंटीबॉडी डेवलप कर ले, ठीक है। और एंटीबॉडी डेवलप कर लेगी तो मान लो कभी लार्ज स्केल पे उसका एक्सपोजर हुआ बॉडी पे, तो बॉडी के पास एक मेमोरी प्रेजेंट होगी उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए कि आपको ये वाला डिजीज पहले हुआ था, बहुत स्मॉल अमाउंट में, यू हैव द एंटीबॉडीज, यू हैव टू वर्क ऑन इट। इसीलिए हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम मेमोरी के ऊपर भी वर्क होता है। सो फर्स्ट पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन किसने डेवलप करी थी, वो बता दिया था आपको, जॉन सॉप ने करी थी, विच इज केम इनटू यूज इन द ईयर 1955। ओरल पोलियो वैक्सीन डेवलप किसने करी थी, ओरल मतलब जो हम माउथ के थ्रू कंज्यूम करते हैं, दैट इज बाय द अल्बर्ट सेबिन, विच इज कमर्शियल यूज कब हुआ, 1961 के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट इज मेरिमियोकोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ एंड्स, ब्रांच ऑफ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होती है, जिसके अंदर हम इंसेक्ट्स वगैरह की स्टडी करते हैं, दैट डील्स विद द एंड। सिग्मोइड कॉलन, इट इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। It is a short curving of the colon just before the rectum. It is a part of large intestine. मैंने आपको चैप्टर करवा रखा है डाइजेस्टिव वाला, उसके अंदर एक डायग्राम दिया है, उस डायग्राम के अंदर जो जो लेबलिंग हुई है, लेबलिंग के पास एक डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट है। वो डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब या तो आप पूरा चैप्टर पढ़ो या फिर उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जेम्स वॉटसन, हमने देखा था इसको नोबेल प्राइज भी मिला था जेनेटिक्स पे, है ना। और ये है फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने क्या करे थे, दे आर द इन्वेंटर ऑफ डीएनए। इस पे तो एक मूवी भी बनी हुई है कि मतलब इन्होंने किसी की रिपोर्ट चुरा ली थी ऐसे समथिंग करके, तो काफी इंटरेस्टिंग है इनकी स्टोरी। तो इन्होंने दे वर कंसीडर्ड एज द इन्वेंटर ऑफ डीएनए, इन्होंने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया था। विडाल टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर द typhoid fever. The Vidal test method used to help presumptive diagnosis of enteric fever, that is called the typhoid fever. इसके अंदर मैरी मिलन का भी नाम आता है शायद, टाइफाइड मैरी भी बोलते हैं उसके। एक लेडी थी, उसे बीमारी थी और उसी तरीके से वो काम करके देती थी, तो वो सर्व कर देती थी एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट पर्सन्स के अंदर। आपने एक स्टोरी सुनी है, मतलब हमारे प्रोफेसर जब हमें पढ़ाते थे एक स्टोरी बताते थे कि अनुलोम विलोम कराने वाला एक योगा टीचर था, उसको ट्यूबरकुलोसिस थी, टीबी, है ना। तो जब सब अनुलोम विलोम करते थे, वो एक उनका एक पर्टिकुलर रूम था, रूम के अंदर करते थे, तो उन्हें तो खांसी आती थी भाई, कफ होता था उन्हें, तो जब अनुलोम विलोम करते थे लोग, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे वो उनकी बॉडी के अंदर जाते थे, तो वहां पे सबको टीबी हो गया था ऐसे। तो मतलब एक क्योर जो है वो टेस्ट करा लेना चाहिए लोगों को, ताकि दूसरे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट थिंग इज मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी बेस्ट स्टडीज एट द मेटाफेज। देखो डिफरेंट टाइप की स्टेजेस आती हैं जब हम माइटोसिस मियोसिस के प्रोसेस पढ़ते हैं, उसके अंदर मेटाफेज जो है वो स्टेज है जहां पे हम क्रोमोसोम की स्टडी बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। इट इज अ स्टेज ऑफ माइटोसिस इन द यूकैरियोटिक सेल साइकिल। यूकैरियोटिक मैंने आपको बता दिए थे, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, मतलब प्री, उनके पास एक ऑर्गेनेलीज जो है सेल के अंदर वो बेटर प्रेजेंट नहीं होते हैं जिस प्रकार से यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं।
इन विच क्रोमोसोम आर देयर सेकेंड मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं, कॉइल्ड स्टेज होती है, दे आर मोस्ट कंडेंस्ड इन दी एनाफेज। एनाफेज जो होती है वहां पे क्रोमोसोम बहुत ज्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं। देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये आपकी न्यूक्लियस वाला रीजन है। तो क्या होता है कि यहाँ पे बॉडीज बनती हैं, यहाँ पे बनती हैं, और क्रोमोसोम ऐसे अलाइन हो जाते हैं एक तरीके से बीच में, और यहाँ पे उनको क्या हो रही है, इस तरीके से क्रोमोसोम आप समझ सकते हैं। और ऐसी स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेटाफेज होती है, एनाफेज होती है, वहां पे हम क्रोमोसोम की स्टडी को कर सकते हैं। These chromosomes carrying genetic information, of course आपको पता है क्रोमोसोम के पास हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो जनरेशन से जनरेशन में पास ऑन होनी है। अलाइन इन द इक्वेटर ऑफ द सेल, ऐसे अलाइन हो जाते हैं, इक्वेटर फॉर्म हो जाता है बिफोर बीइंग सेपरेटेड इनटू ईच ऑफ द टू डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स में डिवाइड होने से पहले दे वर डिवाइडेड इनटू, डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। डॉटर सेल्स कैसी होती हैं देखो, दीज आर वन मॉलिक्यूल ऑफ क्रोमोसोम एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ क्रोमोसोम। मॉलिक्यूल तो नहीं बोल सकते, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, कंडेंस्ड वे में है बहुत ज्यादा, है ना। तो डॉटर सेल्स होती है, ये टूट जाते हैं आपस में। देखो ये इक्वेटर बन जाता है सेल के अंदर, एक बीच वाला रीजन, और वहां से टूट जाते हैं, और बाद में फर्दर डिविजन्स होते हैं जो आपकी सेल्स को डिवाइड करते हैं, सेल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड द माइटोसिस। एक चीज याद रखना, मियोसिस वाला जो प्रोसेस है वो जब बेबी डेवलप हो रहा होता है ना, बेबी के लिए एम्ब्रायो का फॉर्मेशन जब होता है तब रिस्पॉन्सिबल होता है। माइटोसिस जो होता है ये होती है सेल ग्रोथ के लिए, सेल के डेवलपमेंट के लिए डिवीजन जो होता है, माइटोसिस उसलिए हेल्प होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक रैप अप कर देते हैं इसको थोड़ा सा ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो। देखो हमने इसके अंदर क्या पढ़ा कि ऐसी कौन सी फेज है क्रोमोसोम की जहां पे हम बेस्ट स्टडी कर सकते हैं क्रोमोसोम्स को, जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखता है, उसका नाम है मेटाफेज। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी स्टेज है जहां पे वो मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एनाफेज है। किस तरीके से होते हैं, सेल के अंदर एक अलाइनमेंट फॉर्म होता है, इक्वेटर बन जाता है, और दे आर बीइंग सेपरेटेड इनटू ईच ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लियस के अंदर उनका सेपरेशन हो जाता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये चीज हुई है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। ओके, किसी को तरीके का डाउट है तो पूछ लिया करो, काइंडली रिस्पॉन्ड। आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, ठीक है, डू रिस्पॉन्ड। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट फर्दर टॉपिक शुरू करेंगे, केमिस्ट्री वगैरह। सो थैंक यू।